अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूँ मुनीबा गुल बाजवा। हम कोशिश करते हैं प्रोग्राम में उन सेहत के मसाइल पे गुफ्तगू करें जो कि आम आवाम फेस कर रही है, लेकिन उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखती, और इसी हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करते रहते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है रोल ऑफ फिज़िकल थेरेपी इन पीडियाट्रिक्स। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर माहिर नासिर ने, फिज़िकल थेरेपिस्ट है। उन्हें खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर माहिर, मुझे ये बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी क्या है और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत होती है? फ़िज़िकल थेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो कि पेशेंट्स के मूवमेंट, फंक्शन और क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करता है थ्रू एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स के थ्रू। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टू रिकवर पेशेंट्स फ्रॉम इंजरीज, इंक्रीज मोबिलिटी एंड मैनेज पेन। ठीक है। और जो कंडीशंस हैं इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिएगा कि मेडिकल कंडीशन कौन सी होती है जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? Physical therapy is beneficial for neuromuscular, musculoskeletal conditions and developmental conditions such as pediatric conditions होती हैं, जिसमें हमारे पास CP हो गया, delayed milestone है, डाउन सिंड्रोम है, डेप्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, स्पाइना बायोफिडा है। इसी तरह से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ होते हैं जैसे कि फ्रैक्चर, स्कॉलियोसिस, टॉर्टिकोलिस, क्लब फुट। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, डेवलपमेंटल कंडीशन डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोटोनिया मिलता है हमें। इसी तरह बच्चों में कॉमन है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशंस और स्पोर्ट्स इंजरीज़। अच्छा, हम ये जाने, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फ़िज़िकल थेरेपी का जो किरदार है बच्चों में, उससे पहले आप ये बताइएगा कि जितने भी आपने जो डिजीज़ बताए हमें, जिसके अंदर सेरेब्रल पैल्सी है, ये क्या होता है जो CP है, और इसके डायग्नोस जो है वो कैसे किया जाता है इसे? सेरेब्रल पैल्सी बच्चों में बहुत कॉमन है। एक ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ये कॉज्ड होती है ब्रेन इंजरी या एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से। तो इन बच्चों में फ़िज़िकल थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। इनमें मूवमेंट डिसऑर्डर और मसल टोन डिस्टर्ब हो जाती है। सो फ़िज़िकल थेरेपी की वजह से उसकी मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फंक्शनल मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू स्ट्रेचिंग, गेट ट्रेनिंग एंड न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स के थ्रू। आपके पास जो CP के पेशेंट्स जब आते हैं, पेरेंट्स, उस वक्त क्या उनका जो है वो मेंटल कंडीशन क्या होती है? आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस करते हैं या बताते हैं कि ये डायग्नोस हुए हैं, ये प्रॉब्लम है, और फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए जो है वो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? देखिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब तक आप पेरेंट्स को काउंसल नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा रिकवर हो सकता है और ना ही वो पेरेंट्स उसको उस कंडीशन को कोप अप कर पाएंगे। तो इसीलिए इसकी काउंसलिंग उनको पहले से समझाया जाता है कि इस तरीके की आपके बच्चे की कंडीशन है, तो इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो हम फिज़िकल थेरेपी कोशिश करते हैं कि जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं अपने सेटअप पे, OPD सेटअप में करवाते हैं, वही चीज़ हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि वो अपने घर में भी उस रूटीन को फॉलो करें ताकि उस बच्चे की रिकवरी अच्छी हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो डिलेड माइलस्टोन ये क्या है, और फिज़िकल थेरेपी इसमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, डिलेड माइलस्टोन एक लेट अचीवमेंट ऑफ मोटर स्किल्स है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का बैठना, खड़े होना या फिर चलना वो लेट स्टार्ट होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो बच्चा 2 मंथ्स में नेक कंट्रोल ले लेता है। इसी तरह सिटिंग उसकी 6 मंथ्स में आ जाती है। इसी तरह अगर उसकी स्टैंडिंग देखें विदाउट सपोर्ट तो 12 मंथ्स में नॉर्मली कर लेता है। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिलेड है। तो इन बच्चों में फिर हम कोशिश करते हैं कि उसकी मोटर कंट्रोल, उसकी मसल स्ट्रेंथ, उसकी सेंसरी इंटीग्रेशंस पे काम करें ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। ठीक है। इसी तरह ये भी बताइएगा मुझे कि जो स्पाइना बायोफिडा जिसका आपने जिक्र किया, ये क्या है और इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, और फिज़िकल थेरेपी इसमें कैसे हेल्प करती है? स्पाइना बायोफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसकी वजह से बच्चों में लोअर लिम्ब पैरालिसिस और ब्लैडर डिसफंक्शंस होते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी फोकस करता है कि उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाएं, उसको मोबिलिटी ट्रेनिंग पे रखें, उसको ब्रेसेस दें और उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस करें ताकि उसकी एक्टिविटीज़, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, वो बेहतर हो सकें। अच्छा, और ये जो DMT है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा नाज़रीन को, और ये भी बताइएगा कि
फिज़िकल थेरेपी में जो है वो क्या किरदार है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या इससे निजात हासिल करने के लिए? जी, डीएमडी जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है और उसकी एब्रीवेशन है डक्नी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस बच्चों में पाई जाती है और ये हमारी एक बॉडी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जिसकी एब्सेंस की वजह से हमें ये बच्चों में देखने को मिलती है। तो फिज़िकल थेरेपी का ये रोल है कि वो उस प्रोग्रेशन को डिले करता है बाय मेंटेनिंग जॉइंट मोबिलिटी, उसके कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करेगा और इम्प्रूविंग ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड विद रेस्पिरेटरी थेरेपी। उसके साथ में रेस्पिरेटरी थेरेपी चलती है तो ताकि उसकी ब्रीदिंग कंट्रोल, उसके ब्रीदिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, ये जो डीएमडी है या इससे पहले जो आपने सीपी के बच्चों की बात की जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पैदाइश के वक्त और ब्रेन उस तरह से फंक्शन नहीं करता है, तो ऐसे बच्चों का जो है वो अर्ली डायग्नोस हो जाता है या बहुत लेट पता चलता है पेरेंट्स को? कुछ बच्चों में अर्ली डायग्नोस हो जाता है अगर प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं तो, वरना अगर बच्चा आफ्टर बर्थ है तो उसके और भी टेस्ट होते हैं उस वक्त। अदरवाइज़ वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तब उसमें जब ऐसी डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं तो उस वजह से भी फिर पेरेंट्स को पता लगता है कि हाँ बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं है, तो फिर वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनको पता लगता है कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है और स्पेशल है। अच्छा, जो डाउन सिंड्रोम है इसके बारे में भी कुछ बताइएगा कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और थेरेपी किस तरह इसमें मददगार है? डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जो 21 नंबर क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है जिसकी वजह से बच्चों में हाइपोटोनिया यानी लो मसल टोन और जॉइंट हाइपर मोबिलिटी मिलती है। तो इसमें हम फिज़िकल थेरेपिस्ट का ये रोल है कि हम उसके मसल स्ट्रेंथ, पोस्चरल कंट्रोल, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन पे काम करें ताकि उसकी मोटर फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो हैं वो उनको क्या क्या दुश्वारी फेस करनी पड़ती है मूवमेंट में भी, यानी चलने में भी, देखने में भी? अक्सर देखा गया है कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से नज़र मिला के या फेस टू फेस बात नहीं कर पाते और उनकी गर्दन झुकी होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। ये वही बीमारी है? देखिए, डाउन सिंड्रोम का बच्चा आपको उसके फ़िज़िकल फीचर्स से ही अंदाज़ा हो जाता है। जैसे उसका शॉर्ट हेड होता है, उसका मास्क फेस होता है, उसके जो है वो बैलेंस इश्यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ होते हैं। तो उसके जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी अभी आपने जैसे ऑटिज़म का जिक्र किया था, तो जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, ASD के, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ये जो बच्चे हैं इनको कैसे हेल्प हो सकती है फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए? ऑटिज़म को ASD भी कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इन बच्चों में भी पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होती है, बैलेंस इश्यूज़ होते हैं, सेंसरी डिसफंक्शंस होते हैं। तो इन बच्चों के लिए हम फिर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी रखते हैं, ग्रोस मोटर स्किल ट्रेनिंग उनकी हम करवाते हैं, उनको ADLs सिखाते हैं जो नॉर्मल हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उन पर काम करते हैं। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उसकी मसल उसके पोस्चरल कंट्रोल एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उसके मूवमेंट पैटर्न्स को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, ये जो एक और बीमारी जिसका आपने जिक्र किया था कि बच्चों में पाई जाती है, टॉर्टिकोलिस जो है, ये किस तरीके से, ये क्या है, थोड़ा सा इसको इजी टर्म में डिफ़ाइन कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो कितनी हेल्पफुल है उसके लिए? जी, टॉर्टिकोलिस बेसिकली इज़ अ टाइटनिंग ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ये हमारा मसल है जो कि मैनिब्रम ऑफ द स्टर्नम या मैनिब्रम ऑफ द स्टर्नम और क्लैविकल से ओरिजिनेट होता है और ऑब्लिगली लाई करके या मेस्टॉइड प्रोसेस पे जाके अटैच्ड होता है। तो इसकी टाइटनिंग की वजह से हमारे पास हेड की टिल्टिंग मिलती है बच्चों में। तो इस वजह से इसकी जब टिल्टिंग होती है तो हमारा ये काम है कि हम उसको जेंटल स्ट्रेचिंग करें, उसकी पोस्चरल करेक्शंस करें, पोजीशनिंग टेक्निक्स उनको बताएं और उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करें ताकि वो बच्चे का मसल नॉर्मल हो सके और उसकी टिल्टिंग जो है वो कम हो सके। अच्छा, इसी तरह जो आपने क्लब फुट की बात की थी, क्लब फुट क्या है, इसको भी डिफ़ाइन कीजिएगा और इसमें ये भी बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी कैसे हेल्प आउट कर सकती है? क्लब फुट एक कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है। तो इसमें हमें बच्चों का जो पाँव है वो ट्विस्टेड इनवर्ड मिलता है
अंदर की तरफ ट्विस्टेड होता है, तो आफ्टर बर्थ उनका सीरियल कास्टिंग पहनाई जाती है पॉन्सेटी मेथड के थ्रू। तो देन उसके बाद फिज़िकल थेरेपी का रोल आता है, जिसमें हम स्ट्रेचेस करवाते हैं, ब्रेसिंग उनको देते हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उनकी अलाइनमेंट बेहतर हो सके। अच्छा, हाइपोटोनिया के बारे में भी बताइएगा कि हाइपोटोनिया से जो है वो किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है फिजिकल थेरेपी के थ्रू। हाइपोटोनिया में बच्चों में मिलता है पुअर पोस्चर, वीक मसल्स, डिलेड मोटर स्किल्स। तो इन बच्चों में फिर हम उनकी कोर स्ट्रेंथनिंग, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसकी मसल टोन और कोऑर्डिनेशन उसकी बेहतर हो सके। हाइपोटोनिया में बेसिकली इनमें से कितनी बीमारी ऐसी हैं जो भी हमने डिस्कस की जो जेनेटिकली हैं और जो जेनेटिकली नहीं है, या ज़्यादातर बीमारी जेनेटिकली है? नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि डाउन सिंड्रोम और ऑटिज़म, सॉरी टकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये दो हमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। बाकी रिलेटेड टू जैसे कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी थी इसमें, और ऑटिज़म में पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन है। हाइपोटोनिया एक नर्व रिलेटेड इंजरी है। तो जैसे शुरू में मैंने क्लासिफाई किया कि मस्कुलोस्केलेटल ये हैं, न्यूरोलॉजिकल ये हैं, तो आप अच्छा उस लिहाज से। अच्छा, मुझे जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है जो वो किस वजह से होता है? ये पेरेंट्स जो कज़न मैरिजेस मुसलसल चल रही हैं इसकी वजह से हो रहा है? जी, मोस्ट कॉमनली हमें यही हिस्ट्री मिलती है कि कज़न मैरिज है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसकी वजह से जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्यू कभी कभी मदर की अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, बीपी शूट हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, तो उस वजह से। अच्छा, कितना मुश्किल होता है ऑटिज़म के बच्चों को, सीपी के बच्चों को या डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनको फिजिकल थेरेपी करवाना कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? डॉक्टर के ऊपर कितना प्रेशर होता है? देखिए, एज अ डॉक्टर हमें उनकी फ़िज़िकल थेरेपी तो करनी ही है, साथ में उनके पेरेंट्स को गाइड करना होता है, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है और उनकी फंक्शनल ट्रेनिंग करवानी होती है कि किस किस पोजीशन में उसकी क्या क्या हमें एक्सरसाइज करवा सकें, उसको लाइक प्लेफुल एक्टिविटीज़ करवा के उसको किस तरीके से मॉडिफाई करवा सकें और उसके प्रॉपर मसल्स और उसके जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट आ सके। तो हम लाइक फंक्शनल बेस्ड ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि बच्चा खेल खेल में काम भी उसका हो जाए और उसकी स्ट्रेंथनिंग डेवलप हो जाए या वो कुछ सीख ले। जैसे सिटअप्स हम करवाते हैं, जिम बॉल पे एक्सरसाइजेस करवाते हैं उसकी ट्रंक मोबिलिटी के लिए और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके अलावा हम बॉल्स उनको थ्रो करवाते हैं ताकि अपर लिम की एक्सरसाइजेस हो सकें। पेरेंट्स के जो है उनको समझाना एज ए डॉक्टर मैं दोबारा पूछूंगी, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर समझ नहीं पा रहे होते, या हमारे यहाँ इतने हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं हैं जिनको इन बीमारियों के बारे में पता हो। तो किस तरीके से आप लोग जो है वो समझाते हैं जब आप डायग्नोज करते हैं, और कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है? कोऑपरेटिव होते हैं? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स के साथ आपको जब कोऑपरेट करना हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उनके साथ एक हम्बल और काइंड बिहेवियर होना चाहिए एज अ थेरेपिस्ट आपका भी, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चे से डिस्टर्ब होते हैं, पूरी उनके साथ उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ऑलरेडी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो हमें उनको काउंसिल करना होता है, हमें उनको समझाना होता है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा, उनको इत्मीनान दिलाना होता है कि हाँ ये रिकवर हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिकवरी चाहिए होती है कि जस्ट 1 to 2 मंथ्स में उसको रिकवर कर लिया जाए, लेकिन उन्हें काफ़ी काउंसिल करना पड़ता है हर लेवल पर। डेली उनकी काउंसलिंग होती है कि नहीं आपका बच्चा देखें इतना रिकवर कर रहा है, अब आगे देखें इतनी ये प्रोग्रेस है। तो हर लेवल पे ऑब्जर्वेशन उसकी बच्चे की होती है और हम उसको पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि हर लेवल पे देखें कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरीके से भी हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चे का साथ दें और उसका एक्सेप्ट कर लें कि लॉन्ग टर्म थेरेपी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर बच्चों में फ्रैक्चर हो जाए या उनकी सर्जरी हो जाती है तो फिर फिजिकल थेरेपी के ज़रिए रिकवरी कितनी तेज़ी से हो सकती है और ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है? फ़िज़िकल थेरेपी से उसकी रेंज ऑफ मोशन को स्ट्रेंथ डेवलप करनी, रेंज ऑफ मोशन पे काम होता है, स्ट्रेंथ पे, फंक्शनल मोबिलिटी पे काम होता है आफ्टर फ्रैक्चर या सर्जरीज़।
तो ये हम जेंटल स्ट्रेचिंग के थ्रू, स्ट्रेंथनिंग के थ्रू, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस और गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो रिकवर। वैसे तो आपने बेसिकली जो मेन एक्सरसाइजेज हैं या जो तरीके हैं वो बता दिए, लेकिन मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप पेरेंट्स के लिए दोबारा ये बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं। स्ट्रेचिंग, जैसे ओवरऑल मसल्स की स्ट्रेचिंग हम करवाते हैं, उनको एंकल पंपिंग करवाते हैं, नी टू चेस्ट करवाते हैं, प्री फॉर्मस स्ट्रेच देते हैं और हैम से स्ट्रेच करवाते हैं, क्योंकि जब तक ये स्ट्रेचेस नहीं होंगे तो बच्चे का जो है वो मसल्स अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएंगे। तो इसी तरह पैल्विक रोलिंग हो गई, ब्रिजिंग हो गई, तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि स्ट्रेचिंग में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथनिंग या कोर स्टेबिलिटी के लिए फिर हम बॉल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसमें हम फिर उनको मोबिलिटी ट्रेनिंग्स और ट्रंक स्टेबिलिटी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ जो बीमारियां हैं और जो दूसरी बीमारियां जिनका हमने अभी शुरू में जिक्र किया, क्या फिज़िकल थेरेपी के साथ जो है वो मेडिसिन भी इनको दी जा रही होती है या सिर्फ फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए रिकवरी होती है? मेडिसिन हम उनको जब देते हैं जब उनके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हों, तो हम कुछ मेडिसिन्स उनको दे सकते हैं ताकि उसको पेन भी ना हो और मसल्स थोड़े रिलैक्स हो, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रेचेस मसल्स उनके इतने स्टिफ़ हुए होते हैं स्पैस्टिक सीपी में तो ख़ास तौर पे, तो हम उनको टैबलेट गाइड कर देते हैं कि वो आप उनको दे दें 1 टाइम या 2 टाइम, तो उसके बाद फिर फिज़िकल थेरेपी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आखिर में मैं करना चाहूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो 1 साल या 1.5 साल तक हम अगर एक एवरेज लगा लें, तो वो बहुत छोटे होते हैं, उनका पता नहीं चलता, बड़े नाजुक होते हैं। अक्सर जो है वो पेरेंट्स कपड़े तब्दील करवाते हुए बहुत हाथ खींच लेते हैं रिस्ट से उनको, और गर्दन जो है या वो टकरा जाते हैं क्योंकि नया चलना शुरू होते हैं, गिरते हैं। तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि बच्चों को जो है वो किस तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि कोई इस तरह का फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि फ्रैक्चर डायग्नोज करना तो पेरेंट्स को नहीं आता। अगर फ्रैक्चर डायग्नोज करना पड़े तो फिर आप क्या एडवाइस देंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो एक न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं तो वो तो बेड मोबिलिटी ही उनकी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो टाइम टू टाइम सीख रहे होते हैं बैठना, क्रॉलिंग करना और नेक कंट्रोल वगैरह। तो उसमें यही एहतियात है कि बच्चों को फ्लोर पे ज़्यादा रखें और उस पर कोई मैट्रेस हो उस पर लेटाएँ बिठाएँ, ताकि उसी एरिया पे काफ़ी बड़ा एरिया हो ताकि उसी पे उसकी मोबिलिटी रहे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये किस तरीके की इंजरी है और फिज़िकल थेरेपी जो है वो इसमें कितना सपोर्टिव किरदार अदा कर सकती है? ड्यूरिंग बर्थ बच्चों में क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो इसकी वजह से एक उसको कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, और उसकी वजह से आर्म में वीकनेस आ जाती है। तो इसके लिए फिर हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन करते हैं और उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उसके आर्म की मूवमेंट बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहिन नासिर, आपने बड़ी डिटेल से जो है हमें बताया कि फ़िज़िकल थेरेपी जो है पीडियाट्रिक्स में जो है किस तरह हेल्प कर सकेगी। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नीवा गुल को हेल्थ 21 से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।